साथियों, जनरल साइंस के बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी मानव तंत्रिका तंत्र। और आज इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, जिसका संपूर्ण एनालिसिस इस टॉपिक का आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और पूरे टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। आपको एक चीज़ बता दूं, ये क्वेश्चंस जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चंस टीसीएस के द्वारा पिछले 5 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। करेक्ट आएगा तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों का संयोजन। ठीक है, मानव शरीर की जो गतिविधि होती है उसके लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार होता है, तो तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों का संयोजन याद रखेंगे। न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन अनुमानों का संकेत प्राप्त होता है, यानी न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन को अनुमानों को या संकेतों को प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट साथियों याद रखिएगा। ये देखिए डेंड्राइट सबसे, ये जिस तरह, ये देखिए आप एक जो है न्यूरॉन का यहाँ पर फोटो है और ये आप जरूर याद रखिए जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बार बार पढ़ोगे। ये देखो, ये जो सबसे बाहर में आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहीं से जो है ना ये तंत्रिकाओं को क्या होता है, इन कोशिकाओं को सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम पढ़ रहे हैं बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन ही केवल होता है, क्योंकि मानव की जो कोशिका होती है उसमें साथियों सेल मेम्ब्रेन ही होता है, सेल वॉल तो उसमें होता नहीं है, यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल कोशिका झिल्ली होती है। तो सबसे आउटर लेयर जो है इसको सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति हम बोलते हैं। इसके अलावा देखिएगा हम अपना कोशिका झिल्ली बोलते हैं, भित्ति नहीं यार, वो तो सेल वॉल हो गया। बाकी देखिए ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसको ये तो केंद्रक हो गया साथियों। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग, ये सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी यानी कोशिकाएं हिंदी में बोलते हैं। सेल बॉडी को सोमा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ये जो टर्मिनल आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सोन है, एक्सोन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है ये मेलिन का शीथ है। लास्ट में आप देखना साथियों, यहाँ पर जो है ना कुछ, यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, तो सिनेप्स देखने को मिलता है और ये एक्सोन टर्मिनल है, ये मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो याद रखना सूचनाओं या संकेतों संकेत जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो डेंड्राइट्स से। ठीक है, आगे देखिए कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है, तो कपाल तंत्रिका की बात करें तो ये 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल 24। और जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं वो 31 जोड़ी होती हैं, टोटल 62, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थल क्या है। तो भाई दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का जो स्थल है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सिनेप्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा सिनेप्स। ठीक है, ये देखिए सिनेप्स सबसे बाहर में जो है ये क्या करता है, तो एक तंत्रिका को दूसरे तंत्रिका से जोड़ता है, याद रखना सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मानव मस्तिष्क या मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है, जो मस्तिष्क के साथियों ब्रेन, याद रखना स्नायु प्रणाली का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्नायु। नेक्स्ट है, कपाल तंत्रिका के कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए जो कपाल तंत्रिका होती है वो संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिका, यानी उपयुक्त तीनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों यानी उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा कॉर्डेटा संघ में। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, बताइए इनमें से किसमें तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो जोंक में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, घोंघा में भी पाया जाता है, टेप वर्म में भी पाया जाता है। जिसमें रक्त होगा उसमें तंत्रिका तंत्र होगा ही। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कार्पस,
कैलोसम मानव शरीर के किस अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है? बताइएगा, कार्पस कैलोसम जो है ये मानव शरीर के किस अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मस्तिष्क का। साथियों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये जो कार्पस कैलोसम है ना, यह मस्तिष्क के मध्य में स्थित एक संरचना है जो तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है और मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध को जोड़ती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले एक अक्ष तंतु के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? ठीक है, याद रखना इसको बोलते हैं अंतग्रथन। अंतग्रथन यानी सिनेप्स को ही हिंदी में अंतग्रथन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला, मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य जो मौजूद होता है वो क्या होता है? तो मेरुरज्जु में जो श्वेत द्रव्य मौजूद होता है वो धूसर द्रव्य के साथ ये मौजूद होता है। याद रखना, धूसर द्रव्य के साथ, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ये जो धूसर द्रव्य होता है ना, ये एच आकार का होता है। पूछा जाता है कि धूसर द्रव्य जो होता है मेरुरज्जु में वो अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान होता है? तो एच आकार का। ठीक है, याद रखना। गुर्दे की निस्पंद इकाई क्या होती है? तो साथियों जो गुर्दा होता है उसकी निस्पंद इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नेफ्रॉन। अगला, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का एक भाग है? बताइए, जो तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन का फोटो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का एक भाग है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तंत्रिका तंत्र। बेगस कपाल तंत्रिका किस प्रकार की है? देखिए जो बेगस कपाल तंत्रिका होती है ना, ये सबसे लंबी कपाल तंत्रिका होती है। देखिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये जो बेगस कपाल तंत्रिका होती है ना, ये सिर, गर्दन, छाती और पेट के विभिन्न हिस्सों से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करती है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो साथियों जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कशेरुक रज्जु, इससे कुल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। 31 जोड़ी यानी टोटल 62। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? देखिए इनमें से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? तो नेफ्रॉन का हिस्सा ब्रिकिया नलिका, ब्रिक कनिका, बोमेन कैप्सूल तो है, हिलम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? अभी बताए थे आपको, डेंड्राइट से। याद रखना साथियों, ये जो डेंड्राइट है ना, मैंने बताया ना ये डेंड्राइट है। देखो डेंड्राइट को हिंदी में द्रुमिका बोला जाता है। याद रखना, द्रुमिका। ठीक है, आगे देखिए, श्वान कोशिका शरीर की कौन सी प्रणाली से संबंधित है? तो भाई श्वान कोशिका जो है ना, शरीर की कौन सी प्रणाली से संबंधित है? याद रखना, तंत्रिका तंत्र से। आगे देखिए, रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली स्टार के आकार की कोशिका कौन सी होती है? तो रीढ़ की हड्डी में ये स्टार के आकार की जो कोशिका होती है, इसको एस्ट्रोसाइट के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एस्ट्रोसाइट। निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन सी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है? एड्स है क्या? नहीं। टिटनेस है? बिल्कुल टिटनेस है। मलेरिया भी नहीं, टीबी भी नहीं। टिटनेस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? देखिए तंत्रिका कक्ष, बिल्कुल तंत्रिका कक्ष जिसको आप एक्सोन बोलते हैं, ये तो साथियों किसका हिस्सा है? न्यूरॉन का हिस्सा है। कोशिकाएं जिसको आप सेल बॉडी बोलते हैं, कोशिकाएं यानी सेल बॉडी इसको बोलते हैं आप, जिसको सोमा के नाम से भी जानते हैं, सोमा के नाम से, ये भी कोशिका का। शाखिका भी जो है आपका न्यूरॉन का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो शंकु है ना, ये कोशिका का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, माफ करना, शंकु न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? देखिए तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, देखिए न्यूरॉन का एक फोटो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आपको देखो, यहाँ पर जैसे कि रिक्त स्थान है ना, ये सेम क्वेश्चन अभी 2022 में भी आया था। देखो इसमें होता ये है 2022 के ग्रुप डी में, देखो होता ये है कि इस प्रकार से आपको फोटो दे दिया जाता है न्यूरॉन का, और पूछ लिया जाता है कि बताओ चौथे स्थान पर कौन आता है? तो आपको पता होना चाहिए ना। देखो ये जो स्थान है ना, ये वाला स्थान, ये जो दिख रहा है बीच में गैप, ये चौथे स्थान पर क्या होता है? देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं साथियों नोड ऑफ रैनवियर। आपको सारा बता देते हैं। देखो ये जो पहला स्थान है मैंने क्या बताया था, ये डेंड्राइट्स का है। ठीक है, ये जो दूसरा स्थान है इसको कोशिकाएं बोले थे हम, सेल बॉडी जिसको सोमा के नाम से जानते हैं। देखो 2 नंबर में सोमा। ये जो तीसरा वाला जगह है, ये सब इसको क्या बोले थे? एक्सोन बोले थे ना, एक्सोन। देखो तीसरा नंबर में एक्सोन है। चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। 5वें नंबर पर देखो पूछ लेगा कि ये बताओ ये 5वें नंबर पर क्या आता है? तो आप बोलोगे सर ये एक्सोन टर्मिनल है। ठीक है,
इसके अलावा छठे नंबर पर अगर आपसे पूछ ले कि ये जो आपको बूंदा बूंदा दिख रहा है ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सेवान सेल के नाम से जानते हैं। सातवें नंबर पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको मेलिन सेत के नाम से जानते हैं। आठवें नंबर पे अगर ऐसा पूछ ले कि ये बताइए ये जो सेंट्रल में आपको दिख रहा है ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो याद रखना ये डायरेक्ट पूछा जाता है साथियों इस तरह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका न्यूरॉन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है, याद रखना क्रेनियल नसें, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र में निम्न में से क्या शामिल है, तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क शामिल है, बिल्कुल। ब्रेन शामिल है। रीढ़ की हड्डी शामिल है, बिल्कुल। स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल है। स्प्लीन भी शामिल है, बिल्कुल स्प्लीन भी शामिल होता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी याद रखना साथियों, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में हम बांटते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये ब्रेन को बोलते हैं। ये इससे ब्रेन में जो तंत्रिका होता है वो पाया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में जो तंत्रिका तंत्र शामिल होता है वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत बाकी सारा सब कुछ आपका आता है, याद रखना, नर्व्स वगैरह जितनी भी है, ठीक है। आगे देखिए अगला है, दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है उसको क्या कहते हैं, इसको अंतग्रथन बोलते हैं, यानी सिनेप्स। देखो यहाँ पर सिनेप्स होता है ना, मैंने आपको बताया था, इसी को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। देखो सिनेप्स को कुछ इस प्रकार से होता है जो कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है। ये जो रिक्त स्थान होता है इसी को सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलती है, यानी मज्जा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मज्जा। मानव तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो मानव तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र क्या होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। आगे देखिए, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है। देखिए एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है, पहले सूचना कहाँ से प्राप्त होता है, डेंड्राइट से। उसके बाद सेल बॉडी यानी कोशिकाएं में कोशिका शरीर जिसको सोमा के नाम से जानते हैं वहाँ पे आता है। फिर अंश तंतु से होते हुए तंत्रिका अंत तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही रूप से वर्णित है, यही आपका आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, याद रखना। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है उसको सोमेटिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में जो है ना देहिक तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, याद रखना। अगला न्यूरॉन की वह संरचना जो संदेश को ग्रहण करती है क्या कहलाती है, अभी बताए थे डेंड्राइट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेंड्राइट्स। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, अभी बताए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का साथियों। आगे देखिए, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र निम्न में से क्या कार्य नहीं करता। देखिए परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होती है ना, ये हृदय दर को मंद करता है, लार स्राव को उत्तेजित करता है, क्रमाकुंचन को उत्तेजित करता है, लेकिन हृदय दर को ये तेज नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिनेप्स क्या है, अभी बताए थे ना सिनेप्स, मैंने जूम करके भी दिखाया था। देखो ये दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतर होता है, याद रखना, ठीक है। अगला है, त्वचा, नेत्र, नाक पेशियों जैसे ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं, तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, कायिक संवेदी बोलते हैं। कायिक संवेदी जिसको हिंदी में संवेदी तंत्रिका या अभिवाही तंत्रिका भी बोलते हैं, कायिक संवेदी भी हिंदी में ही इसको बोला जाता है। इसका अन्य नाम संवेदी तंत्रिका या अभिवाही तंत्रिका है, याद रखना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर एक, कायिक संवेदी। अगला, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र देखिए, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका दोनों को ही मिलाकर जो है दोनों के योग को ही परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो भाई कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी होती है। इन दोनों को मिलाओगे तो 43 जोड़ी होती है, और यही 43 जोड़ी जो होती है इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 43 जोड़ी। देखिए 43 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र में, जिसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको हम इफेक्टर बोलते हैं, इफेक्टर, जिसको हिंदी में प्रभावक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कशेरुक रज्जु या मेरु रज्जु जो आप बोल सकते हैं। मेरु रज्जु यहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। आगे देखिए, बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, और ये विकसित होने के बाद 26 हो जाती है, याद रखना। यानी वयस्क में 26 होती है, बच्चों में 33 होती है। देखो
वयस्क होने पर यह संख्या 26 रह जाती है, क्योंकि 5 त्रिकास्थी यानी सैक्रम और 4 अनुत्रिक यानी जिसको कोएक्स बोलते हैं, ये कोशिकाएं मिलकर एक हड्डी बना लेती हैं वयस्कों में। अगला है न्यूरॉन की कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन के कोशिका में जो सबसे लंबा फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए यहाँ से शुरू है, यहाँ तक फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन ना, एक्सोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक्सोन करेक्ट आएगा। आगे देखिए तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो भाई तंत्रिका तंत्र में जो ग्लियल कोशिकाएं होती है ना, ये माइलिन शीथ का निर्माण का कार्य करती है, यानी माइलिन शीथ का निर्माण करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? याद रखिए मोटर तंत्रिकाएं ना, बिल्कुल देखिए मोटर तंत्रिकाएं करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? याद रखना मोटर तंत्रिकाएं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स या अपवाही न्यूरॉन्स भी इनको बोला जाता है। आसन न्यूरॉन्स की एक जोड़ी के बीच एक सूक्ष्म अंतराल जिसके ऊपर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको अभी बताए थे सिनेप्स। सिनेप्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिए जो ऑप्टिकल तंत्रिका होती है ये दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है। आगे देखिए निम्न में से कौन जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करता है? तो जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित कौन करता है? तो तंत्रिका और अंतस्रावी तंत्र। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विद्युत आवेग एक न्यूरॉन से कहाँ से यात्रा करता है? तो विद्युत आवेग जो है ना, अभी बताए थे ना आपको साथियों, डेंड्राइट से ये सूचना को ग्रहण करता है, उसके बाद ये कोशिका शरीर में जाता है, फिर एक्सोन में और फिर एक्सोन अंत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो विश्राम और पाचन को बढ़ावा देना होता है, याद रखना, ठीक है। इसका कार्य शरीर को आराम और पाचन की स्थिति में लाना होता है। अगला परकिंजे कोशिकाएं किससे संबंधित है? तो ये जो परकिंजे कोशिकाएं हैं ना, ये मस्तिष्क से संबंधित है, ब्रेन से, याद रखिएगा। परकिंजे कोशिकाएं मुख्य रूप से अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम से संबंधित है। आगे देखिए पूर्ण रूप से संवेदी कपाल तंत्रिका कौन सी होती है? तो पूर्ण रूप से संवेदी कपाल तंत्रिका होती है 1 और 8। आइए आपको बता देते हैं। देखिए पूर्ण रूप से संवेदी कपाल तंत्रिका ये 3 होती है। एक होती है घ्राण तंत्रिका, ठीक है, एक होती है दृष्टि तंत्रिका और एक होती है आपकी वेस्टिबुलो को क्लियर, याद रखना तंत्रिका, ठीक है। और ये जो 8वां वाला है वेस्टिबुलो को क्लियर, ये जो है सुनने को नियंत्रित करता है, सुनना और संतुलन को नियंत्रित करता है। दृष्टि देखने के लिए और घ्राण तंत्रिका जो होती है ये सूंघने के लिए, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका है जो आंतरिक कर्ण को आपूर्ति करता है, यानी सुनने के लिए? कितना नंबर वाला तो मैंने बताया था 8 नंबर का, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ये क्रमांक याद रखिएगा। साथियों एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुपर फास्ट क्लास था ये। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।